हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट पेपर की हमारी क्लासेस चल रही हैं। यूनिट 10 जो हायर एजुकेशन है, उच्चतर शिक्षा प्रणाली। आज हम यहाँ पर इसके 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके पेपर के लिए। एमसीक्यू बेस्ड क्लास रहने वाली है और हम थोड़ा फास्ट ही चलेंगे, बहुत धीरे नहीं चलेंगे। इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि आपने थ्योरी क्लासेस पढ़ ली होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो मैंने उसकी मैराथन क्लास जो डाली है, उसमें सारी क्लासेस एक जगह कलेक्ट करके डाल दी हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो। वैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और प्लीज़ आप सभी से बस एक ही बार कहूँगी, रिक्वेस्ट है, सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्लीज़, जैसे मैं आपके लिए बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत कर रही हूँ, वैसे ही आप भी बस लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, बस इतना सा काम आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत जल्दी जो मैं चाह रही हूँ वो मैं आपके लिए कर सकती हूँ। ठीक है, अभी मैं लाइव नहीं ले पाती क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ों की कमी है जो नहीं हो पाती है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो इसीलिए मैं लाइव नहीं लेती, लेकिन रिकॉर्ड क्लास आपको टाइम टू टाइम मिल रही है। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही है? शिक्षा के सभी स्तरों में अंतर्राज्यीय भिन्नताओं को हल करने के लिए शिक्षा को 1976 में संविधान की समवर्ती सूची में लाया गया था। तो शिक्षा के सभी स्तरों में अंतर्राज्यीय भिन्नताओं को, जो समझ में नहीं आता है उसको एक बार से दो बार पढ़ लिया करो, क्योंकि पेपर ऐसे ही नहीं हो जाता कि एक बार पढ़ा और आपको तुरंत आंसर आ जाए। थोड़े लॉन्ग जब आंसर होते हैं तो वो दो तीन बार पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अंतर्राज्यीय भिन्नताओं को हल करने के लिए शिक्षा को 1976 में संविधान की समवर्ती सूची में लाया गया था। ये ध्यान रख लेना है, जो शिक्षा है वो पहले राज्य सूची का विषय थी, यानी कि राज्य ही उस पर अपनी जो फैसले थे वो ले सकते थे। लेकिन जो अब है, आज की डेट में जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है और इसे 1976 में लाया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बी कथन इसमें दे रखा है, राज्य विधायी अधिनियम के अंतर्गत अनुमोदित संस्थानों को उपाधियां देने की शक्ति नहीं होती है, तो ये गलत है, उनके पास शक्ति होती है। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पर गलत है और ए कथन हमारा सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किन विश्वविद्यालयों को उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है? तो कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनको उत्कृष्ट संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अमृता विश्व विद्यापीठम कोलकाता विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो इनमें से देखेंगे हम, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्कृष्ट संस्थान की श्रेणी में आता है। इसके बाद है अमृता विश्व विद्यापीठम, ये भी किस में आता है? उत्कृष्ट संस्थान में आता है। और एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, जबकि कोलकाता विश्वविद्यालय और जेएनयू, ये दोनों ही उत्कृष्ट संस्थान के रूप में इनको मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, ए, बी और डी यहाँ पर हमारा ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बताना मुझे कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी है, प्लीज़ बताया करो। बहुत मन करता है कि मतलब आप लोग मुझे कुछ फीडबैक दें, अच्छा या गलत जो भी है। कम से कम गलत देंगे तो मैं सुधार करूँगी और सही देंगे तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतर शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो 9वीं पंचवर्षीय जो योजना है उसके अंदर हायर एजुकेशन से संबंधित कौन से पहलू रखे गए हैं? गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार, यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों को स्वायत्तता की पदवी प्रदान करना, या उच्चतर शिक्षा में शोध को प्रोत्साहन देना। देखो, शोध को प्रोत्साहन देने की बात 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर नहीं की गई है। ठीक है, उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण करने की बात की गई थी, गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता। ठीक है, तो यहाँ पर ए, बी, डी और ई हमारे चारों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन शोध की बात किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई है। ठीक है, उसके अलावा जो ऑप्शन है उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? तो एनईपी 2020 के अनुसार देश में शोध हेतु सभी निधि प्रदाता एजेंसियों का एक निकाय राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान एनआरएफ में विलय कर दिया जाएगा। ये क्या कह रहा है आपका कि नीचे दिए गए जो कथन है, एनईपी 2020 के अनुसार देश में शोध हेतु सभी निधि प्रदाता एजेंसियों का एक निकाय है राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, उसमें विलय कर दिया जाएगा, या एनआरएफ
एनआरएफ यही है, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शोध को उत्प्रेरित करना है। ठीक है, तो बी इसका जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। एनआरएफ का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे देश में गुणवत्तापूर्ण शोध को, ठीक है, रिसर्च को ये क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। लेकिन विलय करने की बात नहीं की गई है एनईपी 2020 के अंदर, ये भी याद रखना है आपको। बी 5 क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित नहीं है। तो विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित कौन सा नहीं है, टाइम्स हायर रैंकिंग, मैड्रिड रैंकिंग, क्यूएस रैंकिंग या संघाई रैंकिंग। तो विश्व के विश्वविद्यालय, ये विश्व के पूरे वर्ल्ड में से जो विश्वविद्यालय हैं उनकी रैंकिंग की बात हो रही है। तो जो मैड्रिड रैंकिंग है, ठीक है, मैड्रिड रैंकिंग में कोई भी ये विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से ये संबंधित नहीं है, बाकी के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग से संबंधित वर्ड है यहाँ पर। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल दी नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसेसर्स को क्या कहा जाता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा प्रारंभ की गई है जो पहल दी नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड रिसर्च, एक तो क्वेश्चन यही बन गया है किसके द्वारा शुरू की गई है, तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा। इसको कहाँ किया जाता है, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या पतंजलि। तो ये तक्षशिला का नाम इसे दिया गया है, ठीक है, तक्षशिला इसको कहा जाता है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही है। राधा कृष्णन आयोग ने भारत में विश्वविद्यालयी शिक्षण को मानकीकृत करने की अनुशंसा की। राधा कृष्णन आयोग ने एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की स्थापना का भी सुझाव दिया। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। देखो ए बिल्कुल हमारा करेक्ट है। जो राधा कृष्णन आयोग ये आया था 1947-48 में आयोग ये बना था, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही जो यूजीसी है, ठीक है, जो यूजीसी है उसको क्या किया गया था, बाद में उसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1953 में जाकर के उसकी स्थापना की गई थी। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षण को मानकीकृत करने की अनुशंसा की है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है ए वाला। और राधा कृष्णन आयोग ने एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की स्थापना का भी सुझाव दिया है ना, तो ये हमारा रॉन्ग है, इसमें कोई बोर्ड का सुझाव इसमें नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है। तो नई शिक्षा नीति जो 2020 बनी है उसमें किसका ढांचा प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया गया है। विद्यालय शिक्षा हेतु, प्रौढ़ शिक्षा हेतु, शिक्षक शिक्षा हेतु, तकनीकी शिक्षा हेतु, व्यावसायिक शिक्षा हेतु की बात ये नहीं करता है, ठीक है। जो 2020 है उसमें किन किन का पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत है, तो विद्यालय शिक्षा के लिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए और शिक्षक शिक्षा के लिए, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग के लिए, ये तीनों का ढांचा तैयार करने की बात उसमें की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य क्या है। वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों को यूएनओ का सदस्य बनने के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में सहायता करना, या विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहनकर्ता बनने के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को विदेश सेवाओं में जाने के योग्य बनाना और विद्यार्थियों को राजनयिक बनने के योग्य बनाना। तो 9th में हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो देखते हैं। देखो विद्यार्थियों को, सबसे इसमें बी ऑप्शन राइट है, विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में सहायता करना। ये वैश्विक का मतलब होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में आती है, ठीक है। तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा का यही उद्देश्य होगा कि जो वैश्विक के तौर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जो भी चुनौतियां उसके सामने आती हैं वो उनसे निपट सके। सी भी इसका सही है, विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहनकर्ता बनने के लिए तैयार करना, ठीक है। बी और सी ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट हो जाएंगे, मैंने आज इसमें ऑप्शन नहीं दिए, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है। भाई देखो आपसे ना, मैं जो भी बच्चे देखें प्लीज़ उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करके पूछना चाहती हूँ कि क्वेश्चन आपको अगर अच्छे लग रहे हैं, मेरी क्लासेज अगर आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप लाइक क्यों नहीं करते हैं, ज़रूर किया करो। और दूसरा, आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं इनके, जैसे कि मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ, है ना। बच्चे तो कुछ बोलते नहीं है कि उनमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया या इसमें विकल्प नहीं दिया, तो आपको ये सब चीज़ें कैसी लगती हैं, क्या मुझे मेरे सारे फैसले आपको मंजूर हैं, या फिर आप मुझे ना सुझाव दे दिया करो कि हाँ मैम आप ऐसा करिए वैसा करिए। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है। SSSA, ठीक है, SSSA,
परख, IITI, NITI या NTA। तो नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें से किन निकायों का स्थापना का प्रस्ताव हुआ है? तो SSSA, परख और IITI। ठीक है, इन तीनों की स्थापना का इसमें उल्लेख है, लेकिन नीति और NTA इनके बारे में कुछ नहीं लिखा है। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको बोलते हैं। अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो इसके अध्यक्ष कौन है भाई? इसके अध्यक्ष कौन है? इसमें देखो वर्तमान में थोड़ा सा ये तो मुझे एक सेकंड रुक जाए। देखो UGC के जो अध्यक्ष हैं पहले ये इनमें से मुझे देखो अब फिलहाल तो मुझे भी याद नहीं है, मैंने ये देखा नहीं है। मैं इसको देख के ना आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दूंगी। ठीक है, तो अब वैसे आप देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने ले तो लिया लेकिन मैंने देखा नहीं कि कौन से हैं अब के वर्तमान के टाइम पे। ठीक है, और गलत मैं बता नहीं सकती और कन्फर्म मुझे है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनका इसका कम वैसे आप देख सकते हैं, आप देखना चाहें तो वैसे मैं इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर दे दूंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में उच्चतर शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई हैं? तो उच्चतर शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन के द्वारा क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई हैं? अतिरिक्त विनियामक संस्थानों का होना या निजी विश्वविद्यालय को बंद किया जाना। नॉलेज कमीशन की ये बात कर रहा है तो उसने कौन कौन से कहे हैं? देखो निजी विश्वविद्यालय को बंद करने की बात कोई नहीं करता है ना? सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से फ़ायदा ही होता है, तो ये तो गलत है। और अतिरिक्त विनियामक संस्थानों का होना ऐसा भी इसमें नहीं है। उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार की ये बात करता है। सकारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करना ये भी सही है। उत्कृष्ट सुनिश्चित करने हेतु प्रयास, उत्कृष्ट सुनिश्चित करने हेतु प्रयास और उच्चतर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण की बात तो बिल्कुल नहीं करता, कोई भी कमीशन नहीं करता। ठीक है, सरकार भले ही कर सकती है किसी चीज़ का राष्ट्रीयकरण, संस्थान कोई नहीं करता। तो अतिरिक्त विनियामक संस्थानों का होना ये नहीं है। इसमें हमें जो सही है वो आप एक बार और पढ़ लीजिए। उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार करना, सकारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करना, उत्कृष्ट सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करना। ठीक है, ये नॉलेज कमीशन के द्वारा ये संस्तुतियां की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सांविधिक निकाय है? तो इनमें से गैर सांविधिक निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। इसमें हमारा ए ही ऑप्शन सही है। ये गैर सांविधिक निकाय यानी कि सांविधिक निकाय ये नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI सांविधिक निकाय है। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI ये भी सांविधिक है। और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC ये भी हमारे ये तीनों के तीनों क्या हैं? सांविधिक निकाय हैं, यानी कि इन तीनों का संविधान में उल्लेख है। निम्नलिखित में से भारत में प्राच्य अधिगम संस्थाओं का चयन करना है। इनमें से कौन सी संस्था है जो प्राच्य अधिगम संस्था है? एशियाटिक सोसाइटी, मद्रास संस्कृत कॉलेज, तेजपुर विश्वविद्यालय, मिथिक सोसाइटी। तो देखो एशियाटिक सोसाइटी भी है, मद्रास संस्कृत कॉलेज भी है और मिथिक सोसाइटी भी है, लेकिन जो तेजपुर विश्वविद्यालय है ये नहीं है। ठीक है, तेजपुर विश्वविद्यालय ये प्राच्य का मतलब पश्चिमी आप जानते ही होंगे, है ना? पाश्चात्य की ये शिक्षा नहीं देता है तेजपुर विश्वविद्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक अभिकल्प भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वयं कार्यक्रम में शामिल नहीं है? तो स्वयं कार्यक्रम के अंदर कौन सा शामिल नहीं है? E ट्यूटोरियल, कंटेंट और चर्चा मंच, ये तीनों के तीनों स्वयं कार्यक्रम के अंदर शामिल हैं, जो कि डिजिटल कार्यक्रम है एक। लेकिन जो भौतिक अंतःक्रिया है, भौतिक का मतलब होता है फिजिकल बेस पर जो इंटरेक्शन हो सकता है ना, फिजिकल तौर पर। जैसे कि देखो अब ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो आप लोग हमें देख सकते हो, भले ही देख भी सकते हो फोटो, मतलब जब सामने फेस बाई फेस पढ़ाते हैं तब तो देख भी सकते हो, लेकिन उसमें हम इंटरेक्शन आमने सामने होकर खड़े होकर जैसे हम क्लास में कर सकते हैं वैसे नहीं कर सकते। तो भौतिक अंतःक्रिया स्वयं कार्यक्रम में शामिल नहीं है, जबकि E ट्यूटोरियल, कंटेंट और चर्चा मंच ये तीनों के तीनों शामिल है। चर्चा होती है लेकिन ऑनलाइन बेस पर ही होती है। भारत की संसद किस किस से मिलकर के बनती है? तो सभी जानते होंगे, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों से मिलकर के बनती है संसद जो होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही का संचालन क्या होता है? मतलब संचालन होता है किस भाषा में होता है?
120 के अनुसार बात कर रहा है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही होता है, ठीक है। आज भी दोनों में ही हो रहा है। वैसे जब भारत आज़ाद हुआ था तो 15 साल तक, केवल 15 साल तक इसमें कहा गया था कि 15 साल तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा और उसके बाद केवल हिंदी में होगा। लेकिन उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम आई। जो कभी इंग्लिश वाले थे वो आंदोलन कर देते थे, कभी जो हिंदी वाले थे वो आंदोलन कर देते थे। ऐसे कर करके वो आज तक दोनों की दोनों चली आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी हिंदी है वो ही बेचारी शर्मा के पीछे दुबक गई है ना। और बाकी की जो इंग्लिश है वो दिन पे दिन ऊपर ही चढ़ती जा रही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा या संसद की संयुक्त समिति के द्वारा, केंद्रीय चुनाव अधिकरण द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ये जो विवाद होता है वो सुलझाया जाता है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता, देखो एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। तो आपको इनको क्या करना है, अच्छे से याद करना है। पूरी क्लास देखा करो भाई, इससे ना आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, है ना। आपको ज़्यादा होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो मैं लेके आती हूँ। अदरवाइज़ मैं भी इतनी मेहनत क्यों करूँगी, मैं भी आपको 10-5 क्वेश्चन करा के बस छुट्टी काटो, है ना। तो प्लीज़ आप पूरा पढ़ा करो तभी पेपर पास कर पाओगे। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? संवैधानिक दर्जा देना, यही इसका सही अर्थ है, ठीक है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का अर्थ है संवैधानिक दर्जा देना। निम्नलिखित में से कौन से सांविधिक निकाय निकाय हैं सॉरी सांविधिक निकाय कौन से हैं? तो भारतीय निर्वाचन आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, या फिर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद। इनमें से सांविधिक निकाय आपसे पूछ रहा है तो कौन कौन से हैं? एक तो हमारा यूजीसी सांविधिक निकाय है और दूसरा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा, ठीक है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा ये भी हमारा सांविधिक निकाय है। बाकी ये दो इसमें सांविधिक निकाय में नहीं आते हैं। इसमें क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ी सी लग रही है, 20 में इसको बाद में देखूंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे कोई गड़बड़ी है नहीं, मैंने अच्छे से ही मतलब चेक करके ही बनाती हूँ। भारत में दूरस्थ शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो कि सही हैं? भारत में दूरस्थ शिक्षा की अगर बात करें, दूरस्थ यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन, जो घर बैठ करके बस फॉर्म डाल देते हैं और घर बैठ करके अपनी तैयारी करते रहते हैं और जब पेपर होते हैं तब चले जाते हैं, तो ये होती है दूरस्थ शिक्षा। इसमें कौन कौन से कथन सही हैं? औपचारिक शिक्षा की पूरक है। देखो कहीं ना कहीं औपचारिक शिक्षा सारे बच्चे नहीं ले पाते तो ये उसकी पूरक तो बिल्कुल है ही है। लेकिन इसमें और देखते हैं, इससे शिक्षा की लागत बढ़ जाती है, नहीं बढ़ती। भाई शिक्षा की लागत कैसे बढ़ जाएगी, है ना। लागत नहीं बढ़ती बल्कि और घट जाती है। औपचारिक शिक्षा को प्रतिस्थापित करती है, इससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती है। तो देखो उसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो यही है कि इससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती है। जो आजकल आप जानते हैं कि उम्र की कोई सीमा नहीं है पढ़ाई में, और मन चाहे हम तब तक डिग्रियां ले सकते हैं, पढ़ते रहते हैं। आज भी मैं भी पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ते हैं, है ना। बहुत से मुझसे भी बड़े होंगे जो पढ़ते हैं, मुझसे भी ज़्यादा एज के होंगे और या मुझसे भी कम एज के होंगे। मतलब आज का 35, 40, 45 साल तक लोग क्या करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई से जुड़े रहते हैं। कुछ का शौक़ होता है पढ़ना और कुछ की मतलब चाह होती है कि हाँ हमें पढ़ना है, अच्छा लगता है। मुझे भी बिल्कुल एकदम, मैं अपना घर का सारा काम निपटू कर बस पढ़ने का लिए बैठ जाती हूँ। मेरी हर समय मेरे पास ना 8-10 किताबें जो पढ़ी रहती हैं। तो ये पढ़ाई इसीलिए हमें पॉसिबल हो पाई है क्योंकि हम कभी भी कितनी भी डिग्रियां ले सकते हैं दूरस्थ शिक्षा के कारण। भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों की आचरण संहिता माना जाता है? तो भारत के संविधान के किस भाग को प्रशासकों की आचरण संहिता माना जाता है? तो ये है भाग 4, ठीक है। भाग 4 को प्रशासकों की आचरण संहिता कहा जाता है। ग्रामीण और नगरीय संस्थाओं के चुनावों का आयोजन और अंतिम पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो भाई ये किसके द्वारा किया जाता है? ग्रामीण और जो नगरीय संस्थाएं हैं उनके चुनावों का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो देखो राज्य, जो ग्रामीण और जो ये स्थानीय जो चुनाव होते हैं, पंचायत हैं, ये सब राज्य निर्वाचन के अंडर में आती हैं, ठीक है। राज्य के अंडर में आती हैं सारी चीज़ें, केंद्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या प्रावधान करता है? किसी भी व्यक्ति को सभी लोक अधिकारियों द्वारा सभी प्रकार की सूचनाओं का प्रसार करना, केंद्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर सूचना आयोग की अपील अधिकरण के रूप में स्थापना करना, लोक अधिकारियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही।
तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है ये सबको क्या करता है, 2005 जो है, ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं, उपर्युक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन है जो भारतीय लोकतंत्र के गणतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है? लिखित संविधान, स्थानीय निकायों को शक्तियों का स्थानांतरण, राज्य का कोई धर्म नहीं है, चयनित राष्ट्रपति तथा सीधे या परोक्ष रूप से चयनित संसद, चयनित ये सांसद है। ठीक है, तो यही हमारा बी डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चयनित जो राष्ट्रपति है और सीधे या परोक्ष रूप से जो चयनित जो सांसद हैं, जो एमपी एमएलए जो भी होते हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के थ्रू चुन करके जाते हैं। ठीक है, वो एक बात अलग है कि ऊपर सब गलती जाके, मतलब पता नहीं वो जाने के बाद गलत हो जाते हैं, गलत लोगों को ही जनता चुन लेती है, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये इसी के कारण हमारा जो लोकतंत्र है वो गणतांत्रिक स्वरूप को दर्शाता है। देखो, मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रही यहाँ पे, बिल्कुल आप किसी को भी देख लो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं जब वो ऊपर कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं ना, तो वो शायद ऐसा लगता है नीचे देख ही नहीं पाते, आम जनता को देख ही नहीं पाते कि हाँ मतलब लोग किन परिस्थितियों में हैं, किस चीज़ों से गुजर रहे हैं। ग्राम सभा के सदस्य क्या कौन होते हैं? सरपंच, उपसरपंच, सभी निर्वाचित पंच। देखो यहाँ पर है, ग्राम पंचायत के जो पंजीकृत मतदाता हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जितने भी उसमें मतदाता होते हैं वो सब सदस्य कहलाते हैं। भारत में 1 रुपए की मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत के राष्ट्रपति के, वित्त मंत्री के, या रिजर्व बैंक के गवर्नर के, भारत सरकार के वित्त सचिव के? तो ये होते हैं भारत सरकार का जो वित्त सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं, केवल 1 रुपए की मुद्रा पर होते हैं। मुद्रा यानी कि जो गोल गोल सिक्का होता है, ठीक है, उस पर किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं। बाकी के जो भी नोट होते हैं उन सब पर तो रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है वही अपने हस्ताक्षर करता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित अधिकारों में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा। और ये अनुच्छेद किसमें है, कितने में है? ये अनुच्छेद 32 है। कितना है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। किसके द्वारा भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, द रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो ये है वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के गवर्नर बने थे पहले और बाद में उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? तो मैं अभी पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ये समवर्ती सूची के अंदर आती है। अब इस पर जो केंद्र है और जो राज्य है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, वो दोनों ही इस पर क्या ले सकती हैं? अपना फैसला ले सकती हैं। ठीक है, ये समवर्ती सूची में आती है और 1976 में इसको समवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, संवैधानिक रूप में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? संवैधानिक रूप में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और मान्यता का कार्य निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है? संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, या फिर भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य सरकारों के निर्वाचन विभाग के द्वारा? तो ये किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, यानी कि संवैधानिक रूप में जो राजनीतिक दल होते हैं ना, राजनीतिक दल का मतलब होता है जो भी जो पार्टी होती हैं, पार्टी तो आप समझते ही होंगे, जो चुनाव लड़ते हैं, जैसे बीजेपी हो गई, जैसे कांग्रेस हो गई, जैसे आप पार्टी हो गई है ना, और भी जैसे बीएसपी एसपी जो भी पार्टी हैं, इन सबको राजनीतिक दल का पंजीकरण और मान्यता का जो कार्य निष्पादन है, ये सब किसके हाथों में होता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? तो राज्य विधानसभाओं को समाप्त किया जा सकता है। केंद्र सरकार राज्यों के, देखो यहाँ पर वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है, ना कि एक राष्ट्रीय आपातकाल की। वित्तीय का मतलब होता है जब पैसे कम पड़ जाते हैं, है ना, जैसे हमारे घरों में वित्तीय आपातकाल तो मोस्टली छाया ही रहता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि राज्य विधान, जैसे अगर देश में भी इसी तरह का आपातकाल छा जाए तो क्या कर सकती है सरकार? केंद्र सरकार राज्यों के बजट और व्यय को अपने नियंत्रण में ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। ठीक है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन को कम किया जा सकता है। जैसे कि मान लो उनकी सैलरी ज़्यादा है, जैसे 5-5 लाख है, 4-4 लाख है, जो भी हो, उसको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, आधा दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, है ना। तो ये सब होता है वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत। हालांकि आज तक ये वित्तीय आपातकाल एक भी बार लगा नहीं है, कभी भारत पर ऐसा संकट आया नहीं है, भगवान करे आए भी नहीं।
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद पर रहता है? तो इसको सभी जानते होंगे। भारत का जो राज्य का जो राज्यपाल होता है, गवर्नर, ठीक है, किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत, यानी कि उसको एक तरह से ना अपनी कुर्सी प्रसाद के रूप में मिली हुई है। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा वो तब तक पद पर रह सकता है, जब तक हाँ जी तब तक नौकरी, और जिस दिन कर दी ना जी उस दिन बेटा अपने घर जा, है ना। तो यही होता है। कोई भी, हालांकि ऐसा आज तक हुआ नहीं है किसी राष्ट्रपति ने राज्यपाल को हटा दिया हो, है ना, मैंने देखा भी नहीं है, हो सकता है हुआ हो। तो राज्य का जो राज्यपाल है वो प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो संसद के जो 2 सत्र होते हैं ना, तो उनके बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब साल में 2 बैठक 100% उनकी होनी ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्वयं क्या है? स्वयं क्या है यहाँ पर? गैर सरकारी संगठन या शिक्षा के सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए डिजिटल कार्यक्रम। ठीक है, तो ये एक डिजिटल पहल है, डिजिटल कार्यक्रम है शिक्षा के सिद्धांतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? तो राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, आचार्य राममूर्ति समिति। तो कौन सा आयोग है भाई जिसने सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? तो यह कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई, सीबीएसई। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का जो निर्माण है ये किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उन्नत भारत अभियान योजना का उद्देश्य क्या है? उन्नत भारत अभियान जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करना, देश में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को न्यूनतम 5 गांवों के साथ जोड़ना। बिल्कुल यही बात करेक्ट है। देश में जो हायर एजुकेशन के जो संस्थान हैं, जहाँ पर मतलब 12th के बाद की जो शिक्षा दी जाती है, वो शिक्षा संस्थान कम से कम 5 गांव के साथ उनको जोड़ना ही ये उन्नत भारत अभियान का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? भारत और दक्षिण एशिया की ये बात कर रहा है। शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन के लिए शोध के उद्देश्य से भारत में कौन सा संगठन है जो स्थापित किया गया है? तो AIU या सार्क यूनिवर्सिटी, NUAPA, है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूपा, है ना, न्यूपा। तो ये ही हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये दक्षिण एशिया और भारत के बीच में जो रिसर्च वगैरह करने के लिए और मतलब शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ये स्थापित किया गया है। ये भारत के अंदर इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा योग में जो सम्मिलित नहीं है? ज्ञान दर्शन। जो ज्ञान दर्शन है वो क्या है? उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल। बिल्कुल शैक्षिक टीवी चैनल है ये। ज्ञानवाणी की बात करें तो शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट्स। तो ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, ज्ञान दर्शन एक शैक्षिक टीवी चैनल है और ज्ञानवाणी FM रेडियो नेटवर्क है। ये दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि यही हमारा गलत है। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन है। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पूरी क्लास देखा करो। और सबसे बड़ी बात है, आप मुझे बताना अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो। इसके मैं 40-50 क्वेश्चन इस वाली यूनिट के और कराने की सोच रही हूँ। ठीक है, अब मैं यूनिट वाइज भी आपको करा देती हूँ मैराथन क्लास, ताकि आपके अच्छे से तैयारी हो सके। ओके, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए।